तो यूपीएससी क्या चाहती है एक कैंडिडेट से कि उनमें क्या क्वालिटीज़ हो, क्या गुण हो? मैं समझता हूँ कि सिविल सर्विस का जो एग्जामिनेशन है वो और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन से डिफरेंट है। अपने सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़ो, आप दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको पढ़ो, समझो, उसके बारे में बात करो, थोड़ा सा एम्पैथी लाओ, क्योंकि आगे आपको पब्लिक सर्विस करनी होगी। अगर जो आप पब्लिक सर्विस करना चाहते हैं तभी इस जॉब में आना चाहिए, बिकॉज ये जॉब नहीं है। करेक्ट। इसमें आपको देश की सेवा करनी है। इंटरव्यू टेक्निक्स के बारे में ये वेल एस्टेब्लिश्ड है कि आपको हर कैंडिडेट को कंफर्टेबल बनाना है, बिल्कुल। उसको मौका देना है कि वो अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, नेचुरल हो सके। ये जो सीसेट है क्या होना जरूरी है, क्या जरूरी है? क्यों होना जरूरी? क्योंकि देखिए अभी स्मॉल थिंग मैटर की बात आ रही है, आप कह रहे हैं आईएएस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। दीज आर ऑल हाउ योर माइंड फंक्शंस। आप आईएएस एग्जाम मत देखो, आप सिविल सर्विसेज एग्जाम ना देखो, यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू बी अ बेटर वेर एवर यू आर। मेरे ख्याल से आईएएस की सीट तो बढ़नी चाहिए। आईएएस की शॉर्टेज है। आई हैव नो टुमारो इन माई डिक्शनरी, ओनली यस्टरडे। व्हाई आई कुड नॉट डू, व्हाई आई कांट डू थिंग्स फास्टर, These are all small things. हमें क्यों लग रहा है कि हमने भी कुछ आज बहुत कुछ सीखा है? अरे साहब नहीं, every day is a new day. That is also part of the good attitude, always learning. दोस्तों आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं दीपक गुप्ता जी सर, जो आईएएस रहे, उसके बाद 14 से लेके 16 तक यूपीएससी के चेयरमैन रहे, साथ में एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है एज ए ब्यूरोक्रेट्स। और आज का ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जो भी सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, क्योंकि वैसे सवाल जो आपके जहन में हैं, वैसे सवाल जो आप जानना चाहते हैं यूपीएससी के बारे में, वो सारी चीज़ें आज हम दीपक सर से डिस्कस करेंगे। सर वैसे तो आपको सभी जानते हैं, फिर भी सर एक इंट्रोडक्शन। मेरा नाम दीपक गुप्ता है। मैं 1974 बैच का आईएएस ऑफिसर हूँ और करीब 40 साल पब्लिक सर्विस में गुजारा है और 2 साल तक चेयरमैन यूपीएससी था। और आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ पेट्रियाटिक इंडियन। बिल्कुल बिल्कुल। सर यूपीएससी में जब थे, उससे पहले आईएएस थे, तो आईएएस में कहाँ पे किस कैडर क्या थी सर आप? मेरा कैडर बिहार था। अच्छा। मगर जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हुआ तो वो झारखंड बिहार में रहे जी। उसके बाद सर चेयरमैन बने, तो क्या प्रोसेस होता है आईएएस के बाद? फिर किस तरह से चेयरमैन बने आप? क्या हायरार्की था, किस तरह से आप चेयरमैन बने, क्या प्रोसेस था? उसमें यूपीएससी में आईएएस से और सर्विसेज से, एकेडमिया से, आर्मी से या हमारी डिफेंस फोर्सेस से वो रफ्ता रफ्ता अपॉइंट होते रहते हैं, तो काफ़ी आईएएस ऑफिसर्स भी अपॉइंट होते हैं। अच्छा सर, जो भी जिम्मेदारियां मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, हर में रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आपको सही से निभाना होता है। अगर हम एज ए चेयरमैन माने यूपीएससी की, तो वहाँ पे किस तरह का प्रेशर रहता है और क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है सर एज ए चेयरमैन को? नहीं, मेरे ख्याल से ये बात कि चेयरमैन यूपीएससी को कुछ अलग बात देखनी है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। सभी जगह जहां आप रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं, आपको एक ही तरीके से काम करना है, रिस्पॉन्सिबली करना है, इंटेग्रिटी से करना है, अच्छा कॉन्डक्ट रहना चाहिए, इम्पार्शियलिटी रहनी चाहिए, फेयरनेस रहनी चाहिए, एम्पैथी रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो हर जगह के लिए इम्पोर्टेंट है। बट यूपीएससी में जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अलग होती होगी, थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि सारे इंडिया की सारी मेन सर्विसेज के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना होता है। स्टेट से सर्विसेज में प्रमोशन होते हैं, डीपीसीज होती हैं हर एक कैडर की, और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पे एडवाइस भी देते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। प्रेशर ये भी होता होगा ना सर कि टाइम पे एग्जाम हो, टाइम पे रिजल्ट आए। प्रेशर तो हमारे प्रेशर जैसा मैंने कहा, बिहार में इरिगेशन कमिश्नर थे तो फ्लड का बड़ा प्रेशर रहता था। करेक्ट। किसी भी समय कहीं पे कुछ भी हो सकता है। सर अभी जो हालात हैं यूपीएससी की बात करें, नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड हैं, काफ़ी कुछ चेंज नहीं आया, लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ गए हैं,
काफ़ी बच्चे यूपीएससी की तरफ आ रहे हैं सर, इसमें आपकी क्या राय है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि क्योंकि बहुत सारे हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, हायर एजुकेशन बढ़ी है, बहुत लोग अपना ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन्स में कर रहे हैं, और इतनी इंक्रीज को प्रोपोर्शनेटली नौकरियां उतनी नहीं बढ़ी हैं। हालांकि अब प्राइवेट सेक्टर में बहुत लोग अपनी बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो होना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, मगर सरकार का नंबर तो सीमित ही है, तो वैकेंसीज बढ़ना उतना पॉसिबल नहीं है। हालांकि मेरा फीलिंग है कि जैसे आईएएस है उसमें डायरेक्ट रिक्रूट्स की वैकेंसी और बढ़नी चाहिए। बहुत बढ़िया सर। बढ़ रहे हैं कैंडिडेट, लेकिन एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि आईआईटीएंस, मतलब एमबीबीएस किए हुए बच्चे, सीए वगैरह, वो सब भी आ रहे हैं इसमें। आखिर ऐसा क्या है, उनको क्या चाहिए? मतलब ऐसा तो नहीं कि आईएएस बन के वो एक वैल्यू सिस्टम में दिखाना चाहते हैं, या फिर आईएएस बन के उनको लग रहा है एक पावर पोजीशन मिल जाएगा? अब देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर जो सारी सर्विसेज में 2000 लोग सेलेक्ट होते हैं तो आईएएस तो उसमें से 180 ही है। सब तो आईएएस बनेंगे नहीं। पावर प्रेस्टीज ज़रूर मिलती है, और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो एक ऑब्जेक्टिव या इंसेंटिव हो, मगर प्रोफेशनल आजकल लोगों को मेरे ख्याल से ये फीलिंग है कि एक प्रोफेशनल डिग्री मिल जानी चाहिए। करेक्ट। ताकि अगर जो आप सर्विस में नहीं आएंगे तो और रास्ते भी आपके पास खुले हुए हैं। तो यूपीएससी क्या चाहती है एक कैंडिडेट से, कि उनमें क्या क्वालिटीज़ हो, क्या गुण हो, किस तरह की चीज़ें सर्च कर रही हो? मेरे ख्याल से आप ऐसा सोचिए, और हम लोग भी जब बैठे थे एग्जाम के लिए उस ऐसे ही सोचते थे कि ये आपकी कंट्री की टॉप सर्विसेज हैं जी सर। और आजकल जितने गवर्नेंस के चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं और भी तमाम कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती जा रही हैं, तो गवर्नेंस एक चैलेंज हो गया है। और एक धारणा है बाहर भी कि क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस विल बी डिटर्मिनिंग फैक्टर, नॉट योर नेचुरल रिसोर्सेज। जहाँ भी क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस अच्छी होगी वो देश अच्छा करेगा। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेज में अगर जो आपको हाईएस्ट सिविल सर्विसेज के लिए लोग लेने हैं तो आपको टफ तो एग्जाम करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट। सभी अच्छे हैं, मगर उसमें से भी आपको कोशिश करनी है कि बेस्ट मिले, और ये वाजिब भी है कि भाई टफ टेस्ट होगा। सर, ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट की अप्रोच क्या होनी चाहिए सर? किस तरह से वो तैयारी करे, किन किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, मैं समझता हूँ कि सिविल सर्विस का जो एग्जामिनेशन है वो और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन से डिफरेंट है। मैं एमबीबीएस में जा रहा हूँ तो मेरे बायोलॉजी नॉलेज, आईआईटी में जा रहा हूँ तो नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज एटसेट्रा। मैं कंपेयर करता हूँ कि आप अपने आप को एक अच्छा इंसान बना रहे हो। बिल्कुल। बिकॉज यू हैव टू फेस लाइफ इवन इन दी सिविल सर्विसेज। तो हाउ कैन यू बिकम मोर कॉम्पिटेंट, मोर थिंकिंग, बेटर पर्सन? इस तरीके से आपको अपनी एक लाइफ बेटर या बेटर पर्सन बनने के लिए आप करोगे तो साथ साथ में आपकी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। अपने सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़ो, आप दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको पढ़ो, समझो, उसके बारे में बात करो, ह्यूमन वैल्यूज़ को अपने अंदर लाओ, थोड़ा सा एम्पैथी लाओ, क्योंकि आगे आपको पब्लिक सर्विस करनी होगी। अगर जो आप पब्लिक सर्विस करना चाहते हैं तभी इस जॉब में आना चाहिए, बिकॉज ये जॉब नहीं है। करेक्ट। इसमें आपको देश की सेवा करनी है, बहुत बढ़िया, और लोगों की सेवा करनी है। तो वो फीलिंग्स भी आपके अंदर आनी चाहिए। पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, अपनी दूसरी हॉबीज भी बनाओ, खाली पढ़ते ही नहीं रहना है। तो ये सारी तैयारी आप अपने करोगे, यू विल बी अ बेटर इंडिविजुअल एंड यू स्टैंड अ बेटर चांस इन लाइफ आल्सो, नॉट ओनली इन दिस एग्जामिनेशन। बिल्कुल सर, मैं उसी पर आ रहा था। अपने आप को अपग्रेड करते रहें। आप जितना पढ़ें वो आप अपने लिए कर रहे हैं। आप में वो क्वालिटी निखार आ रही है। सर, एक यूपीएससी का एक बहुत अच्छा हमें ये लगता है कि जब भी इंटरव्यू होते हैं, बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो पहले इंप्रेशन में ये बोलते हैं कि अंदर जो माहौल था बहुत ही कॉर्डियल था। आप लोग सर जो भी पैनल में रहते हैं बहुत ही अच्छे तरह से वेल ऑर्गेनाइज रहते हैं। उनका सवाल पूछने का या प्रेजेंटेशन, मतलब बच्चे घबराते हैं सर इंटरव्यू वक्त, उनको वो घबराहट, हेजिटेशन ना हो, उसके लिए बहुत अच्छा माहौल आप लोग बनाते हैं।
इसके बारे में आप क्या क्या राय? देखिए, ये इंटरव्यू टेक्निक्स के बारे में ये वेल एस्टेब्लिश्ड है कि आपको हर कैंडिडेट को कंफर्टेबल बनाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको मौका देना है कि वो अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, नेचुरल हो सके। तो सभी लोग नर्वस तो होते ही हैं थोड़ा बहुत, तो उसकी नर्वसनेस दूर करो, उसका डर दूर करो, उसको कंफर्टेबल करो ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सके। यही सब अच्छे जगह जहाँ जहाँ इंटरव्यू होती है ये नॉर्म्स होते हैं। और यूपीएससी में तो ये बिल्कुल एक कंपल्शन है कि आप कैंडिडेट को कंफर्टेबल करिए। स्टूडेंट जो यूपीएससी में अपना आते हैं इंटरव्यू के लिए मॉक वगैरह दे दे ताकि उनको एक प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन फिर भी थोड़ी सी तो परेशानियाँ होती है क्योंकि ही और शी इज़ गोइंग टू फेस तो उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड उस वक्त एस्पिरेंट को किस तरह से कंपोस्ट काम होना चाहिए, क्या किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि उनकी इंटरव्यू अच्छी जाए? देखिए, ये वो जो हम लोग का सिलेबस होता है सिविल सर्विसेज वाले में, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या देखना है। देखिए, आपको कॉन्फिडेंस होना है, आपको पॉजिटिव होना है, आपको नेचुरल होना है, बिल्कुल सोबर होना है। ये सारी चीज़ें तो वेल नोन है, कोई इसमें आप स्मार्ट नहीं बनना चाहिए ज़्यादा। हाँ, मैं इसी पे आ रहा था सर। ओवर स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, जंप करने की जरूरत नहीं, जो आप हैं वो हैं, काउंटर नहीं करना है किसी क्वेश्चन को। जैसे सर आपने बताया इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो अभी वैसी है एज यूजुअल, बट एक एज ए एस्पिरेंट में हाउ ही कैन गेट बेस्ट स्कोर इन इंटरव्यू, उनमें क्या अलग होनी चाहिए, वो किस तरह से? देखिए, इसमें कोई मैजिक वर्ड नहीं है और वो हम लोगों ने बात की किस तरीके की तैयारी आपको करना चाहिए। और मैं वो कह रहा हूँ कि आपको जो तैयारी करनी चाहिए वो एक लाइफ की तैयारी है। ये नहीं कि खाली मैं एक इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ। एंड बी नेचुरल, जो हम लोगों ने बात की, हैव कॉन्फिडेंस, ठीक से आर्ग्यू करिए, आप जो आप कहना चाहते हैं उसमें ठीक से कहिए, उसको आर्ग्यू करिए। और इसीलिए मैंने तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी बहुत सारे प्रैक्टिस दिला देते हैं। और मैंने देखा है कि जो लोग पास आउट करते हैं वो भी काफ़ी उनकी इंटरव्यूज़ वगैरह यूट्यूब वगैरह में हैं इसके बारे में। तो बहुत ज़्यादा अगर जो आप इसके बारे में सोचने लगेंगे तो वो भी अच्छा नहीं है। सर सही याद आपने दिलाया इंस्टीट्यूट के बारे में। आजकल सर आप ओल्ड राजेंद्र नगर चले जाएं, मुखर्जी नगर, कहीं भी इलाहाबाद वगैरह, मल्टीपल बहुत सारे कोचिंग खुल गए हैं और ऑनलाइन रिसोर्सेज तो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कहने, मतलब एक एस्पिरेंट बहुत कंफ्यूज है आज की डेट में कि वो कैसे तैयार करे, क्या करे, किसके पास जाए, कौन कोचिंग बेटर है, कौन हमें अच्छे से गाइड कर सकता है। तो ये सर कन्फ्यूज़न कैसे स्टूडेंट का हटेगा? ये तो अब बड़ा मुश्किल है कहना। हम लोग के टाइम में तो कोचिंग इंस्टीट्यूट कम थे, हमने तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, मगर जैसा मैंने कहा कंपटीशन भी थोड़ा कम था। देखिए, आपको अपने आप पे फेथ होनी है, अपनी प्रिपरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत किसी भी जगह आप जाएंगे जस्ट टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यू, वो उसके लिए अच्छा है ताकि आपकी वो नर्वसनेस या ऐसी चीज़ चली जाए। मगर अपने पे भरोसा करना चाहिए ज़्यादा और अपनी तैयारी पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए मेरे ख्याल से। रिसेंटली सर सीसेट के पेपर को लेकर थोड़ी सी बात हुई थी कि यूपीएससी ने सीसेट के पेपर जो है आईआईटी लेवल के इस बार दिए हैं और काफ़ी बच्चे नाराज़ भी रहे। तो सर इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये लोगों को समझना पड़ेगा, ये एग्जामिनेशन सर्विसेज के लिए किया जा रहा है, कैंडिडेट्स के लिए नहीं। बिल्कुल। तो हम एग्जामिनेशन, ये शुरू में भी आपने क्वेश्चन पूछा था कि टेस्ट की का स्टैंडर्ड हाई है, तो स्टैंडर्ड हाई तो होना ही पड़ेगा। हाई स्टैंडर्ड को आप क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हो? बट उनका क्या हम वीक स्टैंडर्ड रखेंगे? बट सर सिलेबस में 10th स्टैंडर्ड का होना चाहिए, मैथ क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? सिलेबस में है लेकिन आईआईटी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, ये क्या है? अब मैंने तो पेपर देखा नहीं है तो इसलिए मैं नहीं कुछ कह सकता। आईआईटी वाला स्टैंडर्ड तो बहुत हाई है, मगर देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ और ये दुनिया के हर सर्विसेज के लिए है, आपकी ये हाईएस्ट सर्विसेज है। बिल्कुल। यू वांट द बेस्ट पीपल टू कम, इट्स अ कंपटीशन, तो बेस्ट पीपल विल हैव टू कम, सो द एग्जामिनेशन हैज टू बी टफ, इट हैज टू बी टफ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर ये जो सीसेट है आपके वक्त में था? हाँ, सीसेट तो
आपने नाम दे दिया है। हाँ, तो इससे ये क्या होना जरूरी है, क्या सिलेबस जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? क्योंकि देखिए अभी स्मॉल थिंग मैटर की बात आ रही है, आप कह रहे हैं आईएएस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। दीज आर ऑल हाउ योर माइंड फंक्शंस, बिल्कुल, हाउ लॉजिकल यू आर, हाउ एनालिटिकल यू आर, लॉजिकल थिंकिंग, ये क्या जब आप ब्यूरोक्रेट्स करेंगे, ये सारी चीजें तो एसेंशियल है ना। मैंने कहा ना, आप आईएएस एग्जाम मत देखो, आप सिविल सर्विसेज एग्जाम ना देखो, यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू बी अ बेटर वेर एवर यू आर। हर जगह बैंक्स के आप पेपर देखो, उसमें नहीं रहते हैं ये सारी चीजें। बिल्कुल रहते हैं, हाँ बिल्कुल रहते हैं। तो वहां भी नहीं होना चाहिए। बोर्ड के पेपर्स आप देखो, आप बोर्ड के पेपर देखो, उसमें भी ये सब चीजें होती हैं। अब वो अलग साहब की कमेटी बनी थी, उसने रिपोर्ट लिखी थी, उसने पूरा रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हमें ऐसे अफसरों से या सर्विस के लोगों से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उस एक्सपेक्टेशंस के लिए किस तरीके के आदमियों को या बच्चों को आना चाहिए। बिल्कुल, प्रोफेशनल लोग तो अच्छा करेंगे, इसलिए कि वो देखिए आईआईटी ज्वाइन सक्सीड किए हैं ना आईआईटी में, या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, या डॉक्टर के उसमें एक बड़े से एग्जाम्स के थ्रू वो जा चुके हैं। सो दे ऑलरेडी दे हैव शोन देयर। तो वो बैठेंगे तो जो जना नहीं आया तो उनकी चांस आने की ज़्यादा है, और लैंग्वेज का तो कोई असर नहीं है। बट ये नॉन आईआईटीएंस हैं, उनके लिए तो दिक्कत हो जाती है ना सर, इसमें आपकी क्या राय है? मतलब देख क्यों दिक्कत होगी, मान ली ऐसा तो नहीं है कि खाली आईआईटी वाले आते हैं। नहीं, बहुत मैंने कहा ना, जो लोग आम तौर पे आजकल लोग प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं ताकि उनके पास एक डिग्री रहे तो नेचुरली अब वो लोग इतने सारे लोग उसी में बैठ रहे हैं, तो वो ज़्यादा उनकी पॉसिबिलिटी आने की ज़्यादा है। बट इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? एक नॉर्मल स्टूडेंट जो सरकारी स्कूल से पढ़ के आया, बट उसके पास भी एबिलिटी पोटेंशियल है, बट उसके देखिए ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है। आप जैसा कि ऑन दी वन एंड आप करें टफ एग्जाम होना चाहिए, तो हर तो पास नहीं कर सकता, कंपटीशन है, हर तो पास नहीं कर सकता। हर एक एग्जामिनेशन में ये सब तो आईआईटी में आ नहीं सकते। कैसा लगता है सर, सीट्स बढ़नी चाहिए? पहले एक न्यूज़ आई थी कि सीट्स बढ़ेगी, बट नहीं, मेरे ख्याल से आईएएस की सीट्स तो बढ़नी चाहिए, इसलिए कि अभी भी आप देखोगे तो आईएएस की शॉर्टेज है। स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट्स इतने हो गए हैं। मैं सोचता हूँ कि और ये आम में भी बिलीफ है कि हर डिस्ट्रिक्ट में रेगुलर रिक्रूट जाए तो अच्छा है। यंग आदमी होगा, बिल्कुल, हालांकि हमने एज बढ़ा रखी है बहुत, मगर यंग आदमी होगा, एनर्जेटिक होगा, एंटरप्राइजिंग होगा, आइडियलिस्टिक होगा, मेहनत करेगा। बहुत ज़रूरत है मेहनत करने की डिस्ट्रिक्ट में, तो सब डिवीज़न है, डिस्ट्रिक्ट है, डीडीसी डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर है। अब सारे में करने के लिए तो बहुत सारे लोग चाहिए। फिर मिडिल लेवल पे स्टेट्स में भी शॉर्टेज है, भारत सरकार में भी शॉर्टेज है, तो वो मेरे ख्याल से वो तो बढ़ना चाहिए। सर, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने से फ़ायदा भी है, लेकिन एक ड्रॉबैक अगर हम बात करें कि वो ये है कि कुछ स्टूडेंट अटेम्प्ट 1, 2, 3, 4 मतलब 5th, 6th तक चले जाते हैं, उनकी सिलेक्शन नहीं होती है। लास्ट अटेम्प्ट में भी वो कामयाब नहीं हो पाते, उसके बाद उनको डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या करें। वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? मैं कभी कभी स्टूडेंट को राय देता हूँ कि आप यही मानो कि आपके सिर्फ 2 ही 3 अटैम्प्ट हैं, डोंट थिंक दैट यू हैव 6th अटैम्प्ट। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मैंने देखा सर, कि उन्होंने 6-6 साल 7-7 साल लगा दी यूपीएससी में, लेकिन यूपीएससी उन्हें नहीं मिल पाया। आफ्टर ऑल उसके बाद वो जैसे डिग्री बता रहे हैं, वो कोई और कोर्स कर लेते हैं, जर्नलिज्म में कर लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं, फिर एक नए प्रोफेशन लग जाते हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाना शुरू कर देते हैं। सर, इसके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, हम लोग के, और मैंने अपनी किताब, मैंने आईएएस की भी किताब लिखी है, स्टील फ्रेम, ये है मेरी किताब, ये। तो इसमें हमने, हाँ, इसमें हमने एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में भी पूरी चर्चा की है। अच्छा। और ये सारे इश्यूज जो आप बात कर रहे हैं वो सब इसमें भी डिस्कस किए हैं। और जितनी भी रिपोर्ट्स, कमीशंस वगैरह सेटअप हुए आईएएस एग्ज़ाम को देखने का, और लास्ट में बासवान कमेटी थी 2016 में, सब ने यूनानिमसली कहा है कि हमारी एज मैक्सिमम बहुत बढ़ गई है। हाँ, नहीं होनी चाहिए, इतने अटेम्प्ट नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, तो बच्चों की प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी, हम इसको कम कर देंगे तो। करेक्ट। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उसको
एग्जामिनेशन में बैठना ही करियर बन गया है उसके पूरा समझ लीजिए कि 25 साल से 32 साल तक वो यही Exam काम ही दे कर रहे रहे हैं, हैं, हाँ। घर में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं। तो आपने जो कहा कि उनको 2-3 की 3 मैक्सिमम, मैक्सिमम 3, सही कहा, यस बिल्कुल। हाँ, तो आपको दूसरा सोचना चाहिए। दूसरा सोचना ये नहीं हो सकता कि आप एंडलेसली बैठते रहो। यू हैव टू थिंक ऑफ अदर थिंग्स। सर ये जो किताब है स्मॉल थिंग्स मैटर्स, ये कहीं ना कहीं जनरल हर एक किसी की लाइफ में मैटर करता है, मतलब हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंट है। और ये कुंजी है, एक ऐसी किताब है, आई रिकमेंड कि आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए जो भी सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे हैं। अमेज़ॉन पे है ना सर ये अवेलेबल? ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। इस वीडियो में इसकी लिंक हम आपको दे देंगे। सर, की टू गुड गवर्नेंस, व्हाट डज इट मीन, और ये किताब आपको क्यों लिखनी पड़ी और इस किताब में क्या है सर? ये कि देखिए, मैंने आपको बताया कि जो चैलेंजेस वर्ल्ड और कंट्री अभी फेस कर रहा है, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस हैज़ बिकम वेरी क्रिटिकल। ओके। तो आप जहाँ भी हो, आप जब अपने डिसीजंस ले रहे हैं या पॉलिसी बना रहे हैं या इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो या किसी के साथ एक्शन कर रहे हो, तो आपको सर्टन एक एटीट्यूड होनी चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए, एक वैल्यूज़ होनी चाहिए। दीज आर ऑल इंट्रिंसिक पार्ट्स ऑफ गुड गवर्नेंस। ओके। तो मैंने इसमें ये जो देखिए, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, अच्छा, तो ये हुआ था कि अब क्या करो। हाँ। तो हमने अपने कुछ अच्छा करते हैं। लिखना शुरू किया कि भाई हमने क्या किया अपने करियर में। अच्छा। हर जगह तो रिविजिट किया। तो उसके बाद ये किताब बन गई है। हम तो अपने आप के लिए लिख रहे थे। तो ये अच्छा। किताब बन गई। तो मेरा इसमें सारे एनेक्डोट्स हैं, हमारे करियर के एनेक्डोट्स हैं, और मैं समझता हूँ कि हर एनेक्डोट से लेसन मिलेगा। और इसीलिए मैंने स्मॉल थिंग्स मैटर लिखा कि हम बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, मगर छोटी चीज़, मीटिंग कैसे करनी है जो प्रोडक्टिव हो, इंस्पेक्शन कैसे करना है, मेरी एटीट्यूड क्या होनी चाहिए, मुझे प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, मेरा एंटीसिपेशन क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, हर एक प्रेजेंस ऑफ माइंड की आपने बात की, छोटी छोटी चीज़ें, टाइम से कहीं जाना, टाइम से काम करना। मैंने जैसे लिखा है कि साहब, आई हैव नो टुमारो इन माई डिक्शनरी, ओनली यस्टरडे, वाई आई कुड नॉट डू, वाई आई कांट डू थिंग्स फास्टर। दीज आर ऑल स्मॉल थिंग्स। मेरे को फंड्स रिलीज करने तो तुरंत हो जाने चाहिए, उसमें लोगों को। तो ये इसमें हर जगह कोशिश की है कि आपको ये मैसेज मिले कि छोटी चीज़ों को नेग्लेक्ट मत करिए, फॉर प्रॉपर डिलीवरी, प्रॉपर रिजल्ट्स, प्रॉपर आउटकम्स, ऑल दीज थिंग्स आर नेसेसरी। सर ये चीज़ें मतलब बहुत कम बुक्स ऐसी आती हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक जो सर बता रहे हैं। एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट, जैसा सर बता रही है, ये सभी के लिए है जो भी बिजनेसमैन है या कॉरपोरेट में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे जुड़े हुए होंगे। जो चीज़ें इसमें लिखी हुई है, यूनिक पब्लिकेशन की ये बुक है, आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। जितने भी एस्पिरेंट हैं एक बार जरूर पढ़िए। ये बुक चाहिए तो इस बुक को आप आसानी से अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। सो सर, थैंक यू वेरी मच स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम वंस अगेन सर। नॉट एट ऑल। और मतलब हमें क्यों लग रहा है कि हमने भी कुछ आज बहुत कुछ सीखा है साहब से। नहीं, एवरी डे इज ए न्यू डे। और मैं तो ये मानता हूँ हर एक, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द गुड एटीट्यूड, ऑलवेज लर्निंग। हाँ, हर एक दिन नया होता है, हर एक दिन कुछ ना कुछ आप नई चीज़ सीखते हैं। आप अपने बड़ों से सीखते हैं, अपने आप से सीखते हैं, आप छोटे बच्चों से भी सीखते हैं। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस बुक। मैं खुद इसको पढ़ूंगा और मैं चाहूँगा कि कुछ और मैं सीखूँ, वैल्यू ऐड करूँ अपनी पर्सनैलिटी के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।